स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में ब्लैक बुक से जो है निखिल गुप्ता सर की जो ब्लैक बुक है वो जो सामान्य अध्ययन किया उसमें से परिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोलॉजी सिस्टम से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो एसएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम है उसमें बार बार ये परिस्थितिकी यानी कि जो पर्यावरण से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और यह जो है ज्योग्राफी पोर्शन का ही पार्ट होता है, लेकिन कोई भी आपको ये परिस्थितिकी कुछ सिस्टम नहीं कराने वाला है। फिर भी एग्जाम में आप लोग देखे होंगे ये कितने प्रीवियस में पूछे जाएंगे वो आप जरूर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कला और आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसलिए कोई बिना टाइम वेस्ट के जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये परिस्थिति तंत्र का मात्र ये 1 घंटा से कम का ही वीडियो होगा, तो आप लोग इसके बाद ये भी देख लीजिएगा। और इसके बाद जो आएगा वो पॉलिटी की वीडियो आएगा, ठीक है, वो कम से कम आपको हो सकता है तो जरूर 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा, तो क्योंकि आपको जो एमटीएस का एग्जाम है वो अभी डेट अभी डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए आपको हो सकता है मैं उससे पहले ही ब्लैक बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर करा दे। और इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर चेक कीजिए कैसा कैसा कंटेंट है और आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो जरूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से मत भूलिएगा जुड़ना, वहां पर आपको सभी का पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों यानी कि अजैविक के साथ मिलकर एक क्या बनाते हैं, परिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और ये देखिए कितने बार पूछा गया, 9 बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र के द्वारा डैश दर्शाया जाता है, मछली घर दर्शाया जाता है। परिस्थितिकी तंत्र डैश है, जैविक प्रणाली है। जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, पर्यावास कहा जाता है। वन डैश का उदाहरण है, वन प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य द्वारा ऊर्जा हमें ज़्यादातर प्राप्त होता है। परिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के परिस्थितिकी पिरामिड मौजूद होता है, 3 प्रकार का पिरामिड मौजूद होता है। एक डैश एक परितंत्र में एक दिशीय प्रवाह प्रदर्शित करता है, ऊर्जा करता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परितंत्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बायोम यानी कि जैव क्षेत्र कहा जाता है। एक डैश विभिन्न परिस्थितिकी तंत्र का एक संग्रह है जो समान जलवायु परिस्थितियों को साझा करते हैं, बायोम करता है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, 1% अवशोषित कर लेते हैं। प्रत्येक चरण में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है और उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, 10% पहुंचता है, क्योंकि जो भी कोई किसी से ऊर्जा लेता है मात्र उसका 10% अगले में पहुंच पाता है। डैश जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है, अमोनीकरण जो है यह जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण डैश का उदाहरण है, कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। किस जैविक प्रक्रिया में एरोबेस और एनारोबेस दोनों कार्बनिक पदार्थ की गुणवत्ता को कम करते हैं, कंपोस्टिंग में करते हैं। डैश सबसे जटिल पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, परिस्थितिकी तंत्र करता है। बीवी विविधता को डैश के रूप में भी जाना जाता है, परिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में जाना जाता है। बायोसिस्टमेटिक्स की मूल इकाई क्या होता है, परिस्थितिकी होता है। फसलों का चक्रण क्यों जरूरी है, मिट्टी की उर्वरा को शक्ति बढ़ाने के लिए फसलों का चक्रण जरूरी होता है। स्थलीय जीवन रूपों को जीवन प्रक्रिया के लिए डैश पानी की आवश्यकता होता है, ताज़ा पानी की आवश्यकता होता है। डैश प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र नहीं है, उदाहरण जो है यह प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र नहीं है। किसी परिस्थितिकी तंत्र बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, जबकि स्थलीय का होता है सीधा। तेल रिसाव किस परिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। भारत में सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि कौन सा है, सुंदरबन है। डैश एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र है, आर्द्रभूमि जो है एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्र जो है सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। कई मीठे पानी के जानवर समुद्र के पानी से में लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें डैश समस्या का सामना करना पड़ता है, परासरण का सामना करना पड़ता है। डैश एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है एक स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र है। परिवेश वायु स्थिर होती है, जबकि जब परिवेशी गिरावट डैश दर होता है, उप एडीबायोटिक होता है। यदि मीठे पानी में रहने वाले एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो अपेक्षित परिणाम क्या होगा, मछली निर्जलित हो जाती है और मर जाएगी। किसी क्षेत्र की जैव विविधता को एक अच्छा माप क्या है, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। जीव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है, इसमें निम्न में से क्या शामिल है, इसमें से जो है 1, 2 और 4 यानी कि जलमंडल, इसमें से स्थल मंडल और इसमें शामिल है क्षोभ मंडल। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का पूर्ण रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तालाबों और कुओं में से किस मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, गैम्बूसिया मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है।
बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है, इसमें से बताना है। बायोगैस में 1% से भी कम मीथेन होता है, यही कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोमास जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। विशिष्ट विशेषता या कुछ आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को अपने आसपास रहने में सक्षम बनाते क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। डैश जैव उर्वरक है। शैवाल और नीले हरे शैवाल जो है यह जैव उर्वरक है। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक के बीच का संबंध लाइकेन होता है। डैश एक मोनोजेटिक परजीवी है। एस्केरिस जो है एक मोनोजेटिक परजीवी है। परिजीवता क्या है? ऐसी परिस्परिता जिसमें एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचता है, इसे परिजीवता कहा जाता है। सहजीवन क्या है? दोनों भागीदार के अस्तित्व के लिए आवश्यकता पारस्परिकता होता है। जैव निम्नीकारक कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में बदला जा सकता है? जीवाणु के मदद से बदला जाता है। परितंत्र में नाइट्रोजन डैश द्वारा परिचालित होता है, जीवाणु द्वारा परिचालित होता है। डैश एक प्रमुख अजैविक कारक नहीं है। जीवाणु जो है एक प्रमुख अजैविक कारक नहीं है। किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित जीवों की कुल संख्या पौधे और जानवरों दोनों डैश कहलाता है? बायोमास कहलाता है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन वाले जैसे मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशु आदि डैश कहलाता है? जैविक संसाधन कहलाता है। डैश जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। जिनको जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। डैश जीव निम्नीकरण है। कागज जो है जैव निम्नीकरण है। भोजन, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा डैश में होता है? एक ही क्षेत्र बढ़ने वाली निकट संबंधी प्रजातियों में होता है। स्पेरोफाइट्स में वे जीव हो जो भोजन के लिए डैश पर निर्भर होते हैं, मृत और सड़ने वाले सामग्री पर निर्भर होते हैं। किण्वन डैश द्वारा कार्बनिक यौगिकों के अपघटन की एक प्रक्रिया है। एंजाइमों द्वारा। किसी झील या तालाबों के सतही जल को ढकने वाले पादप प्लवक को तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? यूट्रोफिकेशन का परिणाम है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो आपको नए लग रहे होंगे ये थोड़ा आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि इसका सभी का नेम जो है थोड़ा अलग दिया गया है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन अब इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको सभी आपको फैमिलियर बन जाएगा। शैवाल और डैश के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन होता है, कवक के बीच होता है। अधिकतम ऑक्सीजन डैश द्वारा उपलब्ध होता है, पादप प्लवक के बीच होता है। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति में डैश शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनता है, प्लवक शैवाल की अत्यधिक में वृद्धि का कारण बनता है। जलीय परितंत्र का ऊपरी भाग क्या होता है? प्लवक होता है। ल्यूवेनहोक ने पहली बार डैश में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किया था? तालाब के पानी में सभी हरे पौधे और कुछ नीले हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न कर सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाता है। डैश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला सूक्ष्मजीवी है? राइजोबियम है। संघ में दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए जिस प्रकार का पारस्परिक संबंध आवश्यक है, सिम्बायोसिस आवश्यक होता है। डैश जैविक नियंत्रण के रूप में उपयोग नहीं की जाने वाली विधि है? कीटनाशकों का प्रयोग। इंटरलॉकिंग और अन्योन्याश्रित खाद्य श्रृंखलाओं की प्रणाली को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। स्वपोषी या उत्पादक खाद्य श्रृंखला के किस पोषी स्तर पर आते हैं? प्रथम चरण पर आते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहने वाले जीवों की एक श्रृंखला डैश बनाती है? खाद्य श्रृंखला बनाती है। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आते हैं? चौथी स्तर पर आते हैं। डैश खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं? घास, कीड़े, मेढक, सांप और चील जो है ये सभी खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि देखिए पहले कोई घास उत्पादक है, उसके बाद उसको घास को कीड़े खाएगा, कीड़े का मेढक खाएगा, मेढक को सांप और सांप को चील खा जाता है। डैश एक चराई खाद्य श्रृंखला है। देखिए घास हो जाएगा, घास को खरगोश खाता है और खरगोश को कौन खा जाएगा? लोमड़ी खा जाती है। खाद्य श्रृंखला डैश के मध्य ऊर्जा के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? एक जीव से दूसरे की ओर ऊर्जा का हस्तांतरण संदर्भित करता है। एक ऐसे खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी शामिल होता है। पौधा, खरगोश और बाघ। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में डैश श्रृंखला है? उत्पादक और उपभोक्ता के बाद अपघटक। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आते हैं? दूसरे स्तर पर आते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक एक्स की पहचान कीजिए। देखिए पहला दिया घास, घास कीट, उसके बाद मेढक, मेढक के बाद क्या हो जाएगा? मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा, सांप को के बाद चील खा जाएगा। परजीवी खाद्य श्रृंखला डैश है? देखिए डैश पेड़ फल खाने वाले पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये परजीवी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। अब चलिए परिस्थितिकी यानी कि जैव मंडल से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्थल मंडल, जलमंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद डैश कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है। और ये 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है। जीव मंडल में सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है नदी का मुहाना। डैश जीव मंडल के लिए जैविक घटक का गठन करते हैं, सजीव करते हैं। डैश मनुष्य जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है जीवों की सापेक्ष संख्या में नाजुक संतुलन को समझकर। जीव मंडल शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के चारों ओर मिट्टी, पानी, हवा का क्षेत्र जो वनस्पति और जीवों के रहने में सक्षम है। अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ एक पॉइंट स्लो कर लीजिएगा, और स्लो में आप लोग जरूर देख सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है फास्ट चाहिए तो वो आप फास्ट भी कर सकते हैं। आपका स्पीड का ऑप्शन दिया जाता है यूट्यूब पर, तो आप लोग जरूर करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। भारत में डोगोंग समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। भारत के किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है? पश्चिम घाट को माना जाता है। भारत में विविध उप समुद्री वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए जैव रिजर्व कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संरक्षित है। भारत का कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? कार्बेट शामिल नहीं है। वे कौन से राज्य जिनमें अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बायोस्फीयर क्या संदर्भित करता है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें महासागर, भूमि, मिट्टी और जीवित जीवों का वातावरण शामिल है उसे बायोस्फीयर संदर्भित होता है। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि यूनेस्को नंदा देवी किस राज्य में है? नंदा देवी जो उत्तराखंड में है उसका। चलिए परिस्थिति यानी कि वन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि 2017 के अनुसार डैश के राज्य में अस्थायी पवन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। और ये सभी जितने भी रिपोर्ट है, जैसे 2017 का हो गया, 2019 का हो गया, चाहे 2021 का, सभी के अनुसार जो है ये मध्य प्रदेश ही राज्य सबसे ऊपर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है? 24.56% जो है आच्छादित है। टैगा का क्या अर्थ है? शंकुधारी वन होता है। पृथ्वी के भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत कितना है? 7% है। एक अनुमान के अनुसार समशीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 10% वन नष्ट हो जाते हैं। 40% वन जो है नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के लिए वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33.3% होना ही चाहिए। भूटान का लगभग कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है? 72% जो है भूटान में वन आच्छादित है। सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है जो 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच कठोर जलवायु में उगने वाले जंगलों की एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है, बोरियल बनाता है। वनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों को डैश के लिए रखने की आवश्यकता होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण के लिए रखा जाता है। पूर्वी यूरोपीय देशों में रूस को छोड़कर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ब्राजील है। भारत का कौन सा शहर सबसे बड़ा हरा भरा माना जाता है? चंडीगढ़ जो है सबसे हरा भरा माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक अखबारी कागज डैश से प्राप्त होता है? पर्णपाती वन से प्राप्त होता है। क्रिकेट के बल्ले के लिए विल्लो डैश से प्राप्त किया जाता है? पर्णपाती वन से प्राप्त किया जाता है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा विस्तृत है। किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। बड़े क्षेत्रों के वनों के अंतर्गत रखने की आवश्यकता क्यों है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या होते हैं? अत्यधिक ईंधन लकड़ी संग्रह करना। किसी गतिशील जीवित इकाई कहा जाता है? जंगल को कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जंगल जो है नवीकरणीय संसाधन है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में पाया जाता है। डैश वन आवरण के नुकसान का कारण है? बढ़ती हुई जनसंख्या। डैश का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है? हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन क्षेत्र को बढ़ाना है। तो ये चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टैगा वन किस देश में पाया जाता है? रूस में जो है टैगा वन पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को किसके नाम से जाना जाता है? सेल्वा के नाम से जाना जाता है। विश्व की 25% वन भूमि को कवर करने वाला सबसे बड़ा वन है साइबेरिया के टैगा वन। वनों की कटाई की दर अत्यधिक कहाँ है? समशीतोष्ण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक कटाई पेड़ का होता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? मिजोरम है। भारत का कौन सा क्षेत्र देवदार के जंगलों से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड जो है देवदार के जंगलों से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? पश्चिमी घाट है।
भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाया जाता है? पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। सेल्वा क्या है? ब्राजील के भूमध्यरेखीय वर्षा वन है। सदाबहार प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। डैश उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है अधिकतम जैव विविधता। सदाबहार वर्ष वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित डैश वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। वर्षा वन में छत्र की छाया में उगने वाले वनस्पति क्या कहलाते हैं? अंडर स्टोरी कहलाते हैं। डैश पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, जंगल नहीं है। कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जंगल जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास सबसे अधिक पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। टैगा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वन जो चक्रवात के विरुद्ध बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं मैंग्रोव वन उर्फ ज्वारीय वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वन डैश में पाया जाता है? तटीय दल में पाया जाता है। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन से क्षेत्र विख्यात है? दक्षिण 24 परगना से सजने खाली जंगल विख्यात है। किस प्रकार की वनस्पति वस्तुतः वृक्षविहीन होती है लेकिन विरल वनस्पति जैसे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है? टुंड्रा वाले वन में पाया जाता है। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत अवशोषित कर लेते हैं? 1% अवशोषित कर लेते हैं। वन मुख्य रूप से मिट्टी को धुलने या नष्ट होने से कैसे बचाते हैं? जंगलों में पेड़ों की जड़ों से जो मिट्टी को बांधे रखता है। मृदा जल जो पौधे के जीवन के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है वह क्या होता है? केशिका पानी। डैश सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व खतरे में नहीं डालता है। सिटी जंगली जीवों और वनस्पति की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता। उस स्थिति का नाम बताइए जो पौधे के विकास को विशिष्ट रूप से प्रभावित करता है। वातावरण की परिस्थितियाँ। रबर के बागान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ में सामान्यतः पेड़ की प्रजाति डैश है, यूकेलिप्टस है। लोकप्रिय रूप से ग्रीन गोल्ड के नाम से जाने जाने वाला पेड़ लेकिन जो एक पारिस्थितिकी आपदा है वह डैश है, यूकेलिप्टस है। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जहाँ लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़कर अपने के लिए उपयोगी पेड़ लगाए? कर्नाटक में। जंगल में उगने वाले कंडाली पौधे किसका उपयोग करके अपनी रक्षा करते हैं? वाल या रोम का उपयोग करके अपनी रक्षा करते हैं। समुद्र के किनारे खारे पानी में उगने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं यानी कि लवणों मृदुभित कहलाते हैं। पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सहजीवी जीवन रूपों से उदाहरण है जिन्हें डैश कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति डैश में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। तटवर्ती जंगलों में आपको कौन सा पेड़ मिलेगा? सुंदरी वन मिलेगा। जैव विविधता क्या है? एक ही जंगल में कई तरह के जीव जंतु जो होता है जैव विविधता के उदाहरण होते हैं। आजादरी चट्टा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस प्रकार सदाबहार पेड़ का वनस्पति का नाम है? नीम का नाम है। कुनैन के पेड़ मुख्य रूप से किस वनस्पति से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने परजीवी फूलदार पौधे ग्लेडियो कोनिकियारानोरम की एक नए प्रजाति की खोज की। यह नाम किस समुदाय के सम्मान में रखा गया है? नागा समुदाय के सम्मान में रखा गया है। एक पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक उत्पादक डैश है? पौधे हैं। कृषि योग्य भूमि को कैसे परिभाषित किया गया है? कुल प्रति भूमि प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र। साल, सागौन, नीम, शीशम जो है ये सभी फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी है। जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। डैश वनों में पेड़ एक विशेष मौसम में अपने पत्ती गिरा देते हैं। पर्णपाती जो वन है वो सभी अपने विशेष मौसम में अपनी पत्ती गिरा देते हैं। 2,4-D का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? खरपतवार नाशक के लिए किया जाता है। रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए पेड़ों के स्ट्रिप्स या ब्लॉक में लगाया जाता है जिसमें रेगिस्तान के एक तरफ से सबसे छोटे पेड़ और दूसरी तरफ सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं। इस प्रकार के वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? विंड ब्रेक्स कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि BSI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? 1952 में जारी किया गया था। रियो शिखर सम्मेलन डैश से संबंधित है? जैव विविधता द्वारा कन्वेंशन से संबंधित है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में पार्टियों के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था।
इनमें से कौन सा संगठन उष्णकटिबंधीय वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन देता है। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान यानी कि CPRI कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? शिमला में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी कि NCRAF कहाँ में स्थित है? झांसी में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान डैश कहलाते हैं? पम्पास कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेल्ड्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिडों में डैश हमेशा ऊर्ध्ववर्ती होता है? ऊर्जा का पिरामिड ऊर्ध्ववर्ती होता है। वेल डाउन्स पम्पास शब्द डैश से संबंधित घास के मैदानों से संबंधित है। हिमालय पर 3600 मीटर से ऊपर की विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति अल्पाइन में मिलती है। डैश स्थलीय आवास का एक उदाहरण है। घास स्थल जो है एक स्थलीय आवास का उदाहरण है। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास के मैदान से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय पर्वतमालाओं के ढलानों पर स्थित छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कौन सा जोड़ा स्थान सही दिया गया है? सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका में पाया जाता है। घास के मैदानों में पेड़ पारिस्थितिकी अनुक्रमण के एक भाग के रूप में डैश के कारण घास की जगह नहीं लेते हैं? पानी की सीमाबद्धता और आग के कारण। चलिए अब पारिस्थितिकी की जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आप लोगों को पता ही होगा, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? 1908 में घोषित किया गया था। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यह असम में स्थित है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सींग वाले गेंडे यानी कि भारतीय गेंडे का प्राकृतिक आवास स्थित है? असम में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है। भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से सटा सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि SRF किस पड़ोसी देश में स्थित है? बांग्लादेश में है। डैश को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर जंगल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने डैश के लिए जाना जाता है? एशिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हुआ नीचे, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाचिंगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। डैश एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी हिरण पाया जाता है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में जहाँ कश्मीरी हिरण पाया जाता है। वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र जिसे मानव हस्तक्षेप से निष्पन्न है डैश कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी छत्तीसगढ़ में है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में डैश बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। डैश राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। असम में मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए जाना जाता है। केरल का पहला हाथी अभ्यारण्य डैश में है? गुरुवायूर मंदिर में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में डैश में लॉन्च किया गया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने डैश को मरीन पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी को घोषित किया है। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक किस जिले में स्थित है? कोडागू जिले में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। डैश उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से एक है और ओसेडू झील पक्षी अभ्यारण्य के लिए एक हिस्सों को समायोजित करता है? मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? इसमें से बताना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों से संरक्षित क्षेत्र है? यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कार्बी आंगलोंग असम में है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? कार्बी आंगलोंग असम में है। भारत में आमतौर पर सर्दियों में साइबेरियन क्रेन को कहाँ देख सकते हैं? केवलादेव घाना अभ्यारण्य में देख सकते हैं।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य डैश में स्थित है, केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य डैश राज्य में स्थित है, केरल में है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लद्दाख में है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तेंदुओं और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। गिर डैश वन के लिए विख्यात है, सिंह अभयारण्य के लिए विख्यात है। और ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको रिपीट कर लीजिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क डैश बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, डैश राज्य में स्थित है। यह एक वन्यजीव अभयारण्य है, कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। केरल के थेक्कडी में स्थित डैश प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के साथ प्रकृति प्रचुरता का भी आदर्श उदाहरण है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। रणथंबोर वन्यजीव कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। कौन सा अभयारण्य भारत में लुप्त प्राय एस्टुरियन मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य जो ओडिशा में है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं, अभयारण्य कहा जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य डैश राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है। विश्व प्रसिद्ध सेरेंगेटी नेशनल पार्क कहाँ है, तंजानिया में है। मधुमलाई अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य, कछुए के लिए एकमात्र अभयारण्य है। कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, उत्तराखंड में है। कुलीक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। लेथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय चरित्र मोगली से जुड़ा हुआ है, पेंच जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलिए पारिस्थितिकी यानी कि जानवर और दुर्लभ प्रजातियों से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल विवरण पुस्तक यानी रेड डाटा बुक डैश में का विवरण होता है, लुप्त प्राय प्रजातियों का विवरण होता है। एक निर्धारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रजाति डैश है, स्थानिक प्रजाति होता है। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया एक बिंदु से शुरू होता है और आसपास के अन्य क्षेत्रों जैसे निवास स्थान तक पहुंचता है, डैश कहलाता है। अनुकूली विकिरण कहलाता है। जंगल में पाए जाने वाले विशाल पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं, चीन में पाया जाता है। कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू किस देश में पाए जाने वाला वन्य जीव है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जीव है। शेर की पूंछ वाला मैकाक रोस के नाम से भी जाना जाता है, बियर्ड बबून के नाम से जाना जाता है। केरल की साइलेंट वैली डैश में मिलता है, पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। शिकारी शिकारिया बाधाओं को खोजने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस घटना का उपयोग करते हैं, इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, जंगली उल्लू संकटग्रस्त है। सूंस डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन है। जनसंख्या में जीने के योग को डैश कहता है, जीन पूल कहलाता है। शाकाहारी और मांसाहारी की छोटी आंतों की लंबाई का सही संबंध क्या है, शाकाहारी जो ग्रेटर देन मांसाहारी से होता है। 3 प्रकार के परपोषी का नाम बताइए, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जंगली बिल्ली की एक प्रजाति लिंक्स भारत के किस राज्य में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में किस प्रजाति का लोक प्रजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, शेर की पूंछ वाला मैकाक। साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर कौन सा है, शेर की पूंछ वाला मैकाक। डैश भालुओं का फर सफ़ेद होता है ताकि वे बर्फीली पृष्ठभूमि को में आसानी से दिखाई न दे। ध्रुवीय भालू का जो फर होता है वो सफ़ेद होता है। शिकारी एक जीवधारी जो अपने डैश को खाता है, शिकार को खाता है। शाकाहारी जीवों को डैश भी कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ICUN के अनुसार कौन सी सूची वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय जातियों को सूचीबद्ध करता है, लाल सूची करता है। जंगली जानवरों को प्रवासी प्रजाति यानी कि CMSF के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्ष में डैश 13वें सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। जंगल में शेर का होना क्यों जरूरी है, चारागाहों को आर्थिक चराई होने से बचाने के लिए।
छोटे मांसाहारी को डैश भी कहा जाता है, द्वितीय उपभोक्ता भी कहा जाता है। लाल पांडा किस राज्य का एक राजकीय पशु है? सिक्किम का है। डैश कथन स्थानिक प्रजाति का वर्णन करता है, प्रजातियों का जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जंगली भारतीय गधा के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला लंबे बालों वाला स्तनधारी का नाम बताइए। याक होता है। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है? सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है ये उड़ीसा में नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर डैश में शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। और जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में है। IUCN के तहत बाघ किस श्रेणी से संबंधित है? खतरे यानी कि इंडेंजर से संबंधित है। शेर कहाँ पर संरक्षित है? गिर अभयारण्य में संरक्षित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर डैश राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ, केरल यानी गुजरात में पाया जाता है। डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम में है। कर्नाटक में डैश टाइगर रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए रिजर्व है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है। पानी जो है एक अजैविक और नवीकरणीय संसाधन है। पर्यावरण में डैश शामिल है? अजैविक और जैविक कारक शामिल होता है। एक वातावरण के अंतर्गत क्षैतिज ताप स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? अनुकूलन यानी कि एडवेक्शन कहा जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से छुटकारा पाने के लिए डैश सबसे अच्छा उपाय होता है? पुनर्चक्रण सबसे अच्छा उपाय होता है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कौन सा ISO प्रमाण है? 14001 है। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है? प्लास्टिक है। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर के डैश के बीच होता है? 40 से 45 डेसिबल के बीच का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य की मानक श्रव्य क्षमता की सीमा कितना होता है? 5 से 10 डेसिबल का होता है। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। कौन सा मानव निर्मित आपदा सामाजिक रूप से प्रेरित होता है? आगजनी। विश्व वायु प्रदूषण का उच्चतम स्रोत क्या है? मोटर वाहन। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उदाहरण होता है? हाइड्रोजन होता है। कचरे के निपटाने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? भूमि भरना। वे प्रदूषक जो रिश्ते भूजल के साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं लीचेट कहलाते हैं। वह जीव जो वायु प्रदूषण को निगरानी करता है काई कहलाता है। प्राकृतिक आपदा जिसे एक गहरी झील के पानी से अचानक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है डैश के रूप में जाना जाता है? लिमिनक के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। प्राकृतिक जैविक खाद रासायनिक उर्वरकों में से बेहतर पाई जाती है क्योंकि जैविक उर्वरक मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखता है। हरित लेखांक का अर्थ देश की राष्ट्रीय आय को डैश का आकलन ध्यान में रखते हुए मापना है। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को मापता है। कौन सा 3 और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? पुनः उपयोग, रिसाइकल और कम करना, ये सभी माने जाते हैं। डैश जल प्रदूषण का उपचार है? विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है जल प्रदूषण का उपचार है। उस फिल्टर पर सीवेज छिड़का जाता है जिसे डैश कहते हैं? रिसाव फिल्टर कहा जाता है। निचले क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का डंपिंग डैश कहलाता है? सैनिटरी लैंड फिलिंग कहलाता है। प्रदूषित वातावरण से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 को डैश की प्रक्रिया द्वारा फिल्टर किया जाता है? छींकने की प्रक्रिया द्वारा फिल्टर किया जाता है। फसलों पर DDT के छिड़काव से डैश का प्रदूषण होता है? जमीन और पानी का प्रदूषण होता है। ताप विघटन जो ठोस अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया है जो डैश के तापमान पर होता है? वायुमंडलीय दबाव पर 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर। किसी झील में अत्यधिक मात्रा में उष्मा का जुड़ना क्या कहलाता है? उष्मीय प्रदूषण कहलाता है। जैव आवर्धन यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मैग्नीफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है? विषाक्त पदार्थ बढ़ जाने से। यदि किसी जल निकाय में उच्च BOD मान है तो वह सामान्यतः बहुत प्रदूषित होता है। कौन सा खरपतवार अधिक औद्योगिक और बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर प्रभावी है? जलकुंभी। डैश एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है? ऊन है। कौन सी गैस सूर्य के साथ साथ अभिक्रिया पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव से निकलने वाली गर्मी के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में से अधिकतम योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक ऊष्मा धारण करने की क्षमता होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैसों के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जीव कौन सा है? हरे पौधे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ होता है? वायुमंडलीय गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का बढ़ना।
ओजोन परत डैश से वायुमंडल की रक्षा करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग डैश मोटा है, 3 मिलीमीटर मोटा होता है। हमारे ग्रह के वैश्विक जलवायु परिवर्तन के 5 प्रमुख संकेतक कौन सा है? आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, वैश्विक तापमान, समुद्र तल और भूमि बर्फ, ये सभी उदाहरण हैं। अब चलिए परिस्थितिकी यानी कि प्रोटोकॉल और आंदोलन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू किया गया था। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डैश संशोधन है, 8वां संशोधन है। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक कदम उठाने के लिए देशों के बीच का एक समझौता है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। भारत में आर्द्रभूमि सम्मेलन यानी कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 में रामसर कन्वेंशन लागू किया गया था। रामसर कन्वेंशन अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए ढांचा प्रदान करता है, आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण ढांचा प्रदान करता है। किस राज्य में रामसर आर्द्रभूमि साइट दीपोरबिल स्थित है? असम में है दीपोरबिल स्थित। डैश और उनके आसपास की आर्द्रभूमि आमतौर पर पाए जाने वाले पानी के निकाय जहां नदियां समुद्र से मिलती है खाड़ी कहलाता है। आर्द्रभूमि कृषि में वर्षा के मौसम को पौधे की मिट्टी में नमी की आवश्यकता डैश में होता है, अधिकता में होता है। अष्टमुधि की आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? केरल में है। रामसर में कन्वेंशन का मिशन डैश का संरक्षण करना है, आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है। बेसेल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सीमा पार खतरनाक डंपिंग से संबंधित है। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्या आंदोलन की शुरुआत 1987 में डैश द्वारा किया गया था, वंदना शिव द्वारा किया गया था। बिश्नोई आंदोलन डैश के खिलाफ शुरू किया गया था, पेड़ों की कटाई के खिलाफ शुरू किया गया था। वन रोपण की प्रक्रिया डैश है, अधिक से अधिक पौधे लगाना। वन महोत्सव का संबंध किससे है? वृक्षारोपण और पौधे की सुरक्षा से संबंधित है। डैश एक जंगल को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है जो कभी अस्तित्व में था लेकिन अतीत के किसी समय हटा दिया गया था। पुनर्वनारोपण 1973 के चिपको आंदोलन का प्रेरणा कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ से संबंधित है। चलिए आप परिस्थिति यानी कि विविध से जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सभी देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश निवास का कौन सा घटक बनाता है? अजैविक घटक बनाता है। बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2010 है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से पराग इकट्ठा करना पड़ता है? 5 करोड़ फूलों से पराग इकट्ठा करना पड़ता है। डैश जीव की एक विशेषता है जो जीव को अपने आवास में जीवित रहने और प्रजनन में क्षमता बनाता है, अनुकूलन बनाता है। हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों को डैश कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। डैश उपभोक्ता के अंतर्गत वर्गित नहीं है, स्वपोषक वर्गित नहीं है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होता है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का विशेषता होता है। डैश वह अंतःक्रिया है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ होता है पर दूसरे को पहले से न तो नुकसान और न ही लाभ होता है, उसे सहभोजिता कहलाता है। कौन सा जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका के लिए उत्पादकों पर निर्भर होता है? उपभोक्ता निर्भर होता है। मृदा संरक्षण की जैविक विधि कौन सी है? समोच्च कंटूर खेती। एक खेत में सांप और गिद्ध चूहे को खा रहे हैं, यदि जंगली कुत्तों को खेत में छोड़ दिया जाता है तो तत्काल परिणाम क्या होगा? चूहों की संख्या में कमी आ जाएगा। एक प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पत्ते होता है। भारत की जनजातियों में से किस जनजाति के नाम पर विश्व के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के एक बड़े महाद्वीप का नाम रखा गया है? गोंड जनजाति के नाम पर। प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के तरीके के रूप में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश डैश द्वारा गढ़ा गया था? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। मृत सागर को मृत किस लिए कहा जाता है? बहुत ज्यादा नमक की वजह से इसमें किसी भी प्राणी के जीवित रहना असंभव है। डैश अनेकों प्रकार के वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर प्रसिद्ध है। डैश एक अजैविक कारक है, नमी एक अजैविक कारक है। डैश उच्च श्रेणी होने के कारण श्रेणियों का एक एकत्रीकरण जो कुछ समानताओं के प्रदर्शित करता है गण करता है। किसी श्रेणी में स्तनधारियों के साथ साथ मछलियों, उभयचर, सरीसृप, पक्षी जैसे जानवरों को शामिल किया गया है, फाइलम में शामिल किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। किसी क्षेत्र के विशिष्ट वनस्पतियों का वितरण मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मिट्टी, पानी और तापमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। मनुष्य के विकास के साथ प्रकृति की क्षमता को बनाए रखने को सतत विकास कहा जाता है। डैश स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, दलदल जो है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है।
बेसेल संधि का अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे डैश बनाया गया था राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे का आवागमन को कम करने के लिए। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की खाल हवा को फंसाती है और उन्हें गर्म रखती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रेस को सूक्ष्मजीवी क्षरण को क्या कहा जाता है? अनाइट्रीकरण कहलाता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में मछलियों की मौत अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। अत्यधिक जैविक विविधता की क्षति किसके द्वारा होता है? गामा किरणें के कारण होता है। उत्तर भारत में हाल ही के दिनों में बाढ़ की घटनाओं से वृद्धि का कारण क्या है? जल ग्रहण क्षेत्रों वनों की कटाई में वृद्धि। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु दर। पर्यावास की सही परिभाषा क्या होता है? एक जीवित जीव का प्राकृतिक वातावरण और वहाँ स्थान पर कोई व्यक्ति विशेष जीव को ढूंढ सकता है। वे संसाधन जिनका वर्ष दर वर्ष निरंतर उपयोग किया जाता है डैश कहलाता है? अक्षय कहलाता है। डैश एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, परमाणु ऊर्जा है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधे के रस से लेता है। पर्यावरण लेखा परीक्षा डैश में शामिल नहीं है, सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच शामिल नहीं है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। किस गांव ने दिखाया कि भूमि संरक्षण को नियंत्रित करना संभव है? सुखोमाजरी। डैश पारिस्थितिक रूप से सबसे प्रासंगिक पर्यावरण कारक है? तापमान है। नदी किनारे मछली की अनुपस्थिति डैश इंगित करता है? अवनति का क्षेत्र इंगित करता है। तो ये जितने भी परिस्थिति यानी इकोलॉजी सिस्टम से सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ में जो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो ब्लैक बुक से रिलेटेड वो लोग आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पॉलिटी का मैराथन वीडियो को जो कम से कम 3 या 2-2.5 घंटे का जरूर होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर सभी का पीडीएफ आपको या पहले से भी बहुत सारे पीडीएफ दिए गए तो आप लोग जाकर फाइल सेक्शन में देख सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने स्टैटिक जी के जो RWA बुक यानी अंकित भाटी सर है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें भी बहुत छोटे छोटे जो 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो है आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। और रीजनिंग के भी आप लोग चाहते हैं तो उसका भी आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।